करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट जो चैप्टर है सॉलिड्स का, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बुनियादी पैरामीटर्स पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको पहले एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सॉलिड के जितने प्रॉपर्टीज़ हैं और सिस्टम्स हैं उन्हें हम डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे जो पहली टर्मिनोलॉजी है इसको कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री से ये मुराद है कि आप ऐसे कुछ एक्शन करें किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कि उस एक्शन करने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट सेम रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। अब देखें, ये हमारे पास सपोज़ करें एक क्रिस्टल सिस्टम है, नीडल की तरह है, मोनोक्लिनिक की तरह है सपोज़, और ये जो क्रिस्टल है मैं इसको रोटेट करता हूँ। मैं जब रोटेट करता हूँ इस क्रिस्टल में कोई चेंज आता है? नहीं आता। अगेन सेम क्रिस्टल है, लाख मरतबा मैं इसको रोटेट करूँ लेकिन ये वही के सेम क्रिस्टल रहे, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। तो मैं यहाँ पे इसको रोटेट करवा रहा हूँ लेकिन रोटेट करने से इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, इसको कहते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या है? एनी एक्शन, आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करें दैट लीव्स द मॉलिक्यूल द सेम, कि अगर आप इसको अप्लाई करें इस ऑपरेशन को तब भी वो मॉलिक्यूल सेम रहे, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्री। तो इन लेम वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एन ऑपरेशन या एनी ऑपरेशन अगर आप अप्लाई करें और उससे वो मॉलिक्यूल में कोई चेंज ना आए, ऐसी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। अब जो रोटेशन है, रोटेशन एक ऑपरेशन है, मॉलिक्यूल को रोटेट करना, इधर देखिए शाबाश, मॉलिक्यूल को रोटेट करना ये एक ऑपरेशन है। तो जब आप ये रोटेशन ऑपरेशन अप्लाई करें लेकिन मॉलिक्यूल में कोई चेंज ना आए तो इसको सिमेट्री कहते हैं। इन्वर्जन इसको कहते हैं। एक तो है रोटेट करना, एक ये है कि इस साइड को यहाँ लेकर आना और उस साइड को इधर लेकर आना, तब भी मॉलिक्यूल सेम है ना, या इस साइड को वापस उधर लेकर जाना, तब भी वही मॉलिक्यूल है। अगर हम कंसिडर करें कि ये मोनोक्लिनिक सल्फर का क्रिस्टल है, हम इसे रोटेट करें तब भी यही मोनोक्लिनिक सल्फर होगा, और अगर इसको हम इन्वर्ट करें, ऊपर वाला साइड नीचे लेकर आए और नीचे वाला ऊपर लेकर आए, तब भी ये सेम होगा। तो ऐसा ऑपरेशन जिस तरह अभी हमने दो डिस्कस की कि रोटेशन और इन्वर्जन, अगर आप मॉलिक्यूल के साथ ये करें और मॉलिक्यूल अगेन सेम हो, इस ऑपरेशन को कहते हैं सिमेट्री। या अगर एक और काम करें, सपोज़ ये एक मिरर है, शीशा है, और आप ये जो मॉलिक्यूल है मोनोक्लिनिक सल्फर शीशे के सामने रख दें, तब भी इसका रिफ्लेक्शन शीशे में सेम नज़र आएगा ना। तो ये भी मोनोक्लिनिक सल्फर है और जो शीशे में नज़र आएगा वो भी मोनोक्लिनिक सल्फर है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये भी एक ऑपरेशन है, जब हम अप्लाई करें और मॉलिक्यूल अगेन सेम नज़र आए, इसको सिमेट्री कहते हैं। अब आपके जो कोर्स में है या आपके जो इस चैप्टर में है, तो हम कहते हैं सिमेट्री की तीन मेन टाइप्स हैं। सिमेट्री के मेन तीन टाइप्स हैं। हम अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री तलाश करेंगे तो इन तीनों चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में तलाश करेंगे। इनमें से पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम मॉलिक्यूल के ऊपर कोई मिरर रखेंगे, कोई प्लेन रखेंगे और उसके बाद उस मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे कि क्या ये मॉलिक्यूल सेम होगा। ज़रा ये पेज दे दे, ये पेज दे दे, ये वाला। अच्छा, सपोज करें ये एक मिरर है, ये एक शीशा है, तो शीशा एक प्लेन है ना, एक टू डायमेंशनल प्लेन है। ये सल्फर का मोनोक्लिनिक क्रिस्टल है और ये शीशा मैं बिल्कुल इसके बीच में ऐसे रख देता हूँ, तो शीशे में इसका लेफ्ट और राइट हैंड सेम होगा ना, अगेन हमें मॉलिक्यूल सेम नज़र आएगा। तो सिमेट्री है ना। ये जो प्लेन है, प्लेन सिमेट्री का एक टाइप है। अगर आप ये किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल का लेफ्ट और राइट साइड अगेन क्या है? सेम है ना। तो देखिए ये एक सिमेट्री है। और अगर ऐसे अप्लाई करें, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आधा हिस्सा मेरी तरफ है और आधा हिस्सा आपकी तरफ है, सेम मॉलिक्यूल का है, तो मॉलिक्यूल अगेन क्या है? सेम है। तो सिमेट्री, और सिमेट्री में पहला
प्लेन ऑपरेशन है। और ये ऐसे भी हो सकता है कि हम इसको हॉरिजॉन्टली काटेंगे, तब भी जाके आपका ये मॉलिक्यूल क्या होगा, वही सेम रहेगा। तो पहली जो सिमेट्री है इसको कहते हैं प्लेन सिमेट्री। प्लेन सिमेट्री से मुराद मॉलिक्यूल को आप अगर प्लेन के ज़रिए हाफ पार्ट्स में काट दें तो तब भी वो मॉलिक्यूल सेम रहे, इसको हम कहते हैं प्लेन सिमेट्री। उधर जाके मैं पहले अभी डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट आपके पास है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है कि आप इस मॉलिक्यूल में, आप इस सॉलिड में एक ऐसा पॉइंट तलाश करें कि उस पॉइंट से आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकें। अब अगर ये एक मॉलिक्यूल है, इधर देखें, ये तो ये क्या ये एक्सिस पॉइंट यहाँ हो सकता है? नो। क्या यहाँ हो सकता है? नो। इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा और उस पॉइंट से हम मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, तब भी मॉलिक्यूल आपको सेम नज़र आएगा। और जो सेंट्रल पॉइंट है उस एक्सिस का भी जो सेंट्रल पॉइंट है उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये तीन ऐसे ऑपरेशन है, अगर आप मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करें तो मॉलिक्यूल वही क्या रहे, सेम रहे, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो अभी इंशाल्लाह अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब इन तीनों को वन बाय वन डिटरमिन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो तीन सिमेट्रीज़ है ये मॉलिक्यूल को सेम बनाती हैं या डिफरेंट। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से मुराद कि हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल में मिरर प्लेन अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या उसको अप्लाई करने के बाद ये दोनों साइड पे सेम है या डिफरेंट है। इससे पहले कि हम कोई सॉलिड डिस्कस करें, जनरली आप वाटर पहले ज़रा देख लें। ये सपोज़ वाटर का मॉलिक्यूल है, क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर आप कोई मिरर ले लें और बिल्कुल इसके सामने रखेंगे तो इसका लेफ्ट और राइट हैंड क्या है, सेम है ना। ये शीशे में जो दोनों हाइड्रोजन नज़र आएंगे, दोनों का लेफ्ट और राइट हैंड क्या है, सेम है, तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। अब हम सॉलिड की तरफ आते हैं, तो यही प्लेन हम सॉलिड में भी पास कर सकते हैं। तो ज़रा यहाँ देखें, पहला प्लेन अगर मैं ऐसे करूँ कि इस प्लेन को इसके बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टली रखूँ, क्या करूँ, हॉरिजॉन्टली रखूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इस मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली दो सिमिलर पार्ट में काट सकेगा। किस तरह से, अगर ये प्लेन में ग्रीन मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ऐसा होगा, ऐसा। ये एक शीशा है और मैंने ये शीशा इस क्रिस्टल के दरमियान में रखा है, तो आप खुद बताइए, शीशे का जो ऊपर पार्ट है और लेफ्ट साइड पार्ट है दोनों सेम है। तो ऐसा प्लेन जो आप ड्रा करें वो मॉलिक्यूल के दोनों साइड को सिमिलर बनाए, इस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी ली जा सकती हैं और ये ऐसे वर्टिकल भी ली जा सकती हैं। अगर यही मॉलिक्यूल है और आप शीशा ऐसे रखें इस मॉलिक्यूल में, तो तब भी अगर आप देखें ये शीशा इस मॉलिक्यूल को लेफ्ट और राइट साइड इसका अगेन क्या होगा, सेम होगा ना। तो इस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, कॉर्नर बाय कॉर्नर अगर आप ऐसे शीशा रखें ऐसे, तब भी जाके इसका जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड है दोनों आपको क्या नज़र आएगा, दोनों सेम नज़र आएगा। तो एक ऐसा प्लेन, ऐसा मिरर जिसको आप ले लें और मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट्स में अगर वो डिवाइड करें, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। दोबारा डिटरमिन करते हैं, अगर यही सिस्टम है तो पहला प्लेन अगर ऐसे हो, ऐसे, तो ऊपर और नीचे का पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा ना। और अगर ऐसे हो, अब भी लेफ्ट और राइट हैंड क्या है, सेम। और अगर कॉर्नर्स पे हो तब भी लेफ्ट और राइट हैंड क्या है, सेम है, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसकी समझ आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इधर देखिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से मुराद एक ऐसा पॉइंट तलाश करना है, मेन एक्सिस तलाश करना है कि जिस एक्सिस पे हम मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकें, मगर ऐसा रोटेट करें कि उसके सारे पॉइंट सेम हो। इधर देखिए, अगर मैं कहूँ इस क्यूब का ये सेंटर है,
तो ये बात गलत है क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम नहीं होगा। अगर मैं कंसिडर करूं ये इस सिस्टम का सेंटर है, फिर भी लेफ्ट और राइट हैंड सेम नहीं है। अगर मैं कहूं ये इस मॉलिक्यूल का सेंटर है, फिर भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं इमेजिन करूं कि इसका सेंटर यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इक्वल ये भी होगा और इक्वल राइट साइड पे ये भी होगा, एंड आई सपोज कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, और मैं जहन में इमेजिन करूं कि ये जो सेंटर पॉइंट है ये हर लिहाज से अगर इक्वल हो, तो मैं इमेजिन करता हूं कि ये वो इमेजिनरी लाइन है कि अगर मैं ये इसको ऐसे ड्रा करता हूं तो इस लाइन से मैं इस क्रिस्टल को इक्वल पार्ट में काट सकता हूं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से मुराद एक ऐसा इमेजिनरी लाइन तलाश करना जो मॉलिक्यूल को क्या करे, जो मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। अगर आपके पास बॉल पॉइंट है तो ज़रा दे दे, शाबाश। अब अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री तलाश करनी है, तो एक ऐसा पॉइंट मैं तलाश करूंगा जो मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अब देखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये वाला, ये इमेजिनरी लाइन जो इस क्रिस्टल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस मॉलिक्यूल में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये भी तो हो सकती है ना। ये भी अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो आपका जो मॉलिक्यूल है इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, सही है ना, ये वाला। और इस साइड से भी ले सकते हैं, जिस तरह आपने ऊपर से लिया था नीचे से भी ले सकते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी जो है एक मॉलिक्यूल में आप डिफरेंट साइड से ले सकते हैं। जब आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले लें, इधर देखिए आपने सेंटर का पूछा था, जब आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले लें और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी एक ऐसा पॉइंट जो हर पार्टिकल से या हर कॉर्नर से इक्वल हो, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरह से अगर आप ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले लें और मॉलिक्यूल को आपने अब क्या कर दिया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अब आप कैसे करें, इस बॉल पॉइंट का जो यहाँ तक का पार्ट है वो इस बॉक्स के अंदर है। अब इसका जो सेंट्रल पार्ट है, जो हर कॉर्नर से क्या हो, जो हर कॉर्नर से इक्वल हो, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब पहले मैंने एक इमेजिनरी लाइन ले लिया है और उसको मैंने कहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का वो पॉइंट जो हर कॉर्नर से इक्वल फासले पर हो, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इमेजिनरी लाइन को, और सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ आइए, इसके साथ जो है ओवरऑल ये थ्योरेटिकल जो पहला पॉइंट है ये क्लियर हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल से मुराद ये है, अगर आप कोई केमिकल कंपाउंड लेबॉर्ट्री में बनाते हैं और वो केमिकल कंपाउंड का फाइनल शेप क्या होगा, वो कौन से शेप में ग्रो करेगा, इसको कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। मतलब कि मॉलिक्यूल का फाइनल जो रिजल्टेंट शेप होगा वो मॉलिक्यूल कौन से शेप में बनेगा, इसको कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। तो देखिए, बास चीज़ें नेचुरली बनी है, रॉक्स में, माउंटेन्स में डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं। उन साल्ट्स को हम पहाड़ों से, समंदरों से, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। तो हर मटेरियल का अल्लाह ने एक नेचुरल शेप बनाया है, उसी नेचुरल शेप बनने के अमल को कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। तो जनरली हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। अब देखिए, सपोज आपके पास ये वाला सोडियम क्लोराइड है, तो उसका जो क्रिस्टल बनता है वो इस टाइप का बनता है। दूसरे मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जिनमें सल्फ़र है और दूसरी चीज़ें हैं, उनके क्रिस्टल इससे डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसकी जो ग्रोथ हुई है वो इस शेप में हुई है, इसकी जो ग्रोथ है वो इस शेप में है, और इसकी जो ग्रोथ है वो एलांगेटेड टाइप है। तो मुख्तलिफ क्रिस्टल की ऐसे भी हो सकता है कि एक क्रिस्टल ऐसे हो, सही है ना। तो मकसद ये है कि अगर क्रिस्टल
किसी शेप में ग्रोथ करता है, जो फाइनल उसका शेप बनता है उसे हम कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। अब देखिए ये किस तरह बनता है। ये सपोज आपके पास पार्टिकल्स हैं किसी भी कंपाउंड के, जब आप इसकी केमिकल रिएक्शन करते हैं या हीट करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं और बाद में जाके उस सॉल्यूशन को कूल करते हैं, तो ये पार्टिकल फिक्स पॉइंट्स पे अरेंज होते हैं। सपोज ये दो पार्टिकल और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज ये तीसरा पार्टिकल ये इनको अट्रैक्ट करता है, ये चौथा पार्टिकल, और फिर ये सारे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक प्लेन है। अब सपोज ये दूसरा प्लेन है और ये नीचे वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, फिर जो है राइट वाले को अट्रैक्ट करता है, फिर ये ऊपर वाले को, और ये सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर एक प्लेन दूसरे प्लेन को अट्रैक्ट करता है और इसी वजह से इस क्रिस्टल का अपना कोई पार्टिकुलर शेप बन जाता है। अच्छा, नॉर्मली क्वेश्चन ये किया जाता है, अगर लिक्विड चीज़ों की आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई लिक्विड है और आप इसे क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री देना चाहते हैं तो आप उसको कूल करें, कूलिंग से उस चीज़ के क्रिस्टल बनेंगे। देखिए आप घरों में लिक्विड पानी लेते हैं, उसको जब फ्रीज़र में या फ्रिज में रखते हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसकी अपनी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म आ जाती है। तो लिक्विड में जब आप कूलिंग करेंगे तब जाके आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के क्रिस्टल मिलेंगे। और इस तरह गैसेस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का आइस भी बन सकता है, दूसरे गैसेस का भी वो क्रिस्टलाइन शेप बन सकता है अगर हम उन्हें कूल करें, उनकी एनर्जी को कम करें। अच्छा, हैबिट ऑफ क्रिस्टल के साथ एक छोटा सा पॉइंट रिलेटेड है, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। इधर देखिए, अगर आप कोई सॉलिड मटेरियल क्रिस्टलाइज करना चाहते हैं और उसे आप क्रिस्टल का शक्ल देना चाहते हैं, अगर वो मटेरियल 100% प्योर हो, उसमें इम्प्योरिटी ना हो, तो जो उसका नेचुरल शेप है वही बनेगा। अब देखिए सपोज करते हैं सोडियम क्लोराइड है और वो 100% प्योर है, इसका जो अपना क्रिस्टल बनता है वो एग्जैक्टली क्यूबिक बनेगा। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उसके साथ 10% यूरिया ऐड करें, अब जो क्यूबिक शेप है वो डिस्टॉर्ट होगा, उसमें चेंजेस आएंगे, वो मॉडिफाई होगा और आपका जो क्यूबिक क्रिस्टल है ये नीडल की तरह बनेंगे, ऐसे नीडल्स की तरह बनेंगे, एलोंगेटेड क्रिस्टल बनेंगे। इसका ये मतलब है कि प्योरिटी किसी भी क्रिस्टल की हैबिट को कंट्रोल करता है। अगर 100% प्योरिटी है तो जो नेचुरल स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का वो होगा, लेकिन अगर इम्प्योरिटी आ जाती है तो इम्प्योरिटी डिस्टार्ट्स द क्रिस्टल ग्रोथ, जो उसका अपना नेचुरल ग्रोथ होगा ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऐसे भी MCQs आते हैं कि अगर 10% इम्प्योर चीज़ डाल दी जाए तो क्या नया जो स्ट्रक्चर होगा वो क्यूबिक होगा, तो नहीं, क्यूबिक नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, उसके साथ उसकी जो अपनी क्रिस्टलिनिटी है वो ख़राब हो जाएगी।